साथियों, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक बार पुनः अपने साथियों के साथ एकत्रित होके आप लोगों से बहुत जीवन से डायरेक्टली रिलेटेड विषयों पर गुफ्तगू करने आए हैं। ऐसे विषयों पर जिस पे हमारे साथ डॉक्टर पंकज गुप्ता, श्री विशिष्ट, मिस्टर प्रवीण वैद, हम लोग अक्सर ये चर्चा करते हैं कि अपने जीवन को किस तरह से हम बेहतर कर सकें, फिजिकली फिट रहें और साथ साथ मेंटल तंदुरुस्ती को भी बनाए रखें। तो अपने इन साथियों का स्वागत करते हुए डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आज जीवन के किस पहलू पर हम बात करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर अगर बात करें, आई थिंक वो यस, इट वुड बी बेटर बिकॉज दैट रियली हेल्प्स टू हैव द फाउंडेशनल बेस फॉर हैविंग ए हैप्पी गुड लाइफ। राइट। और सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट फैमिली है। हाँ। और फैमिली का सबसे छोटा यूनिट हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। यस। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। I'll give you a topic. Basically on that word itself we can speak for a very long time. That is ego. हर रिश्ते की, हर परिवार की, हर दोस्ती में, हर जगह ईगो है। अगर ईगो आपने सरेंडर कर दी, अपने ईगो मार दी, तो एवरीथिंग इज ओके। बताइए डॉक्टर साहब। तो आप क्या मतलब पूछना चाहते हैं कि ईगो अच्छा है या बुरा है? ईगो एट टाइम्स अच्छा है, एट टाइम्स बुरा है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज बुरा, बट एट टाइम्स आपको ये तो नहीं ना कि आपने जो कहा मैंने मान लिया। आई शुड कीप माई वर्ड्स, माई फीलिंग्स, बट विद इन ए लिमिट। ऐसा नहीं, आई शुड नॉट हर्ट योर ईगो ऑल्सो, आई शुड नॉट हर्ट। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आप मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, मेरी एक बड़ी ऑफ कोटेड रुबाई है इसके ऊपर। जी, आप देखिए कि कहां पर वो फिट बैठती है। तो कहा कि छोड़ा है अहम जब से, छोड़ा है अहम जब से, कुछ कुछ नजर आने लगा। अब तो हर शख्स में तू ही नजर आने लगा है और गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने कि हमको भी गजल कहने का हुनर आने लगा है। वाह। तो ये जो चार पंक्तियां हैं, ये जीवन के किसी भी रिलेशनशिप पे और विशेष तौर पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में जब लागू की जाती है तो मैं ये समझता हूं कि आपको एक नया अंदाज, एक नई रोशनी, एक नई दृष्टि मिलती है कि आप जीवन को किस तरह से बेहतर ढंग से बिताएं। जी, ईगो को थोड़ा समझते हैं पहले कि ईगो क्या चीज है। ईगो का मतलब ये है कि हम जब तक अपने आप को अपनी बॉडी, अपने माइंड के लेवल तक आइडेंटिफाइड मानते हैं तब तक हम ईगो में हैं। यस, राइट। और माइंड के लेवल पर हम सब अलग होंगे ही होंगे, बॉडी के लेवल पर हम सब अलग होंगे, हमारे इमोशंस भी जो है वो सब अलग होंगे जी। और वो डिपेंड करेगा हमारे अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर। बिल्कुल, राइट। जो बचपन से मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी दूसरे के इंसान के एक्सपीरियंसेस उसके अलग हैं, तो उसकी पर्सनैलिटी जो बनती है वो अलग है, मेरी जो पर्सनैलिटी बनती है वो अलग है। जब हम संसार में हैं, जब हम लोग बात करते हैं, इतना आसान नहीं है कि हम ये इमीडिएटली बोल दें कि हम ईगो लेस होकर संसार में जीना शुरू कर दें। बिल्कुल, ईगोस तो रहेंगी, क्योंकि या तो हम उस लेवल तक जाएं जब हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने सोल को जानते हैं, और फिर हमारा जो आइडेंटिफिकेशन है वो सोल के रूप में हो जाता है। जब सोल के रूप में आइडेंटिफाइड है तब हम बोल सकते हैं कि हम एक ईगोलेस स्टेट में पहुंच चुके हैं। लेकिन नॉर्मल हम जो एक संसार में जी रहे हैं, बहुत सारे लोग में ऐसे हैं जो अभी स्पिरिचुअलिटी का जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या वो लोग अपने रिलेशंस को अच्छा नहीं कर सकते हैं? अब अगर हम इस चीज को भी सिर्फ समझ जाते हैं कि हर एक की जो
पर्सनालिटी है, हर एक का जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अलग होगा। और अगर हम दूसरे के बिहेवियर को, अगर हम उससे डिफरेंट सोचता है, अगर हम उसको भी अकोमोडेट करना शुरू कर दें, yes. तो हम अभी ईगोलेस स्टेट पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे के साथ अकोमोडेट करके हम रिलेशनशिप को बढ़िया बना सकते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है रिलेशनशिप में? प्रॉब्लम वहाँ आती है कि मैं अपने नजरिए को सही मानता हूँ, बिल्कुल ठीक है, और हम ये भूल जाते हैं कि अगर मैं अपने नजरिए को सही मानता हूँ, इसी लॉजिक को कंटिन्यू करें तो सामने वाले के नजरिए से देखो तो मेरा तो ऑटोमेटिकली मेरा नजरिया तो गलत हो ही जाता है। और कल ही मैं एक क्लाइंट के साथ में बैठा हुआ था एंड आई वाज जस्ट डिस्कसिंग कि एक जो नजरिया है वो एक जज का हो सकता है, पुलिस का एक नजरिया हो सकता है, वो चीजों को सही और गलत में तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं? क्योंकि उनके पास एक रिटन लॉ है। आपने कोई ऐसा काम किया जो लॉ के अगेंस्ट है तो उसको बोलेंगे गलत है, और कोई ऐसा काम करते हैं लॉ के फेवर में है जिसको लॉ सपोर्ट करता है, दे कैन से दैट इट इज राइट। बट अक्सर दुनियादारी में जज कोई फैसला करता है, इट मे नॉट बी करेक्ट। नहीं समझा नहीं आपकी बात में। आप जो कह रहे हैं कि उसके हाथ में लॉ है, नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ उनके हाथ में, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जज का जो नजरिया है, वो नजरिया है चीजों को सही और गलत में डिवाइड करने का। कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लॉ ऑफ द लैंड है, वो देख सकते हैं कि भाई आपने जो काम किया है वो लॉ के हिसाब से ठीक है तो आप सही हैं, अगर आपने लॉ के हिसाब से ठीक नहीं काम किया तो आप गलत हैं। लॉ के अलावा डॉक्टर साहब वो प्रूफ के ऊपर चल रहा है, वो फैक्ट उसके ऊपर नहीं चल रहा है, फैक्ट्स के ऊपर नहीं चल रहा है। आप जो प्रूफ दे रहे हैं वो जजमेंट जो है उसके थ्रू आ रही है जजमेंट, ठीक है। मतलब जजमेंट का बेसिस क्या है? जजमेंट का बेसिस यही है, प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ देने से दैट डजंट मीन कि वो ठीक बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बट प्रूफ तो सही का ही तो प्रूफ होगा। आप कैसे बोलेंगे? आप कहना चाह रहे हैं गलत का प्रूफ आ रहा है? आता है, आप देखिए जजमेंट में। तो जी कबीर साहब, नहीं आप जो बात कर रहे हैं आप कुछ इंडिविजुअल केसेस को मद्देनजर में रख के मोस्ट ऑफ द केसेस, हाँ ठीक है, बट डॉक्टर साहब यहाँ एक जनरल ऑब्जर्वेशन देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस बात को और इन जनरल स्फीयर में समझने का मतलब वी शुड नॉट लिमिट टू जुडिशरी। नहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, 2 मिनट सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली 2 नजरिए हैं दुनिया में। एक नजरिया है जिसको हम एक जुडिशरी का नजरिया बोल सकते हैं, जिसमें पुलिस है, जज है, एडवोकेट्स हैं, वो हर चीज को सही और गलत में बाइफरकेट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास एक बेस लाइन है, एक लॉ है। दूसरा नजरिया आता है जो मैं बोलता हूँ एक काउंसलर का नजरिया है। काउंसलर का नजरिया क्या है? हमारे पास कोई रूल बुक तो नहीं है दुनिया में, हम किस हिसाब से बोलते हैं कि कोई भी इंसान जो है वो सही है या वो इंसान गलत है। आज अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा पार्टनर गलत बिहेव करता है तो पूछा जा सकता है कि गलत तो मतलब किसके कंपैरिजन? और मेरा who is the judge? And who is the judge? Yes. तो फिर क्या होता है, घूम फिर के आ जाता है कि मैं अपने नजर में ही दुनिया को कंपेयर करता हूँ। Yes. राइट। अब सवाल ये आता है, मैं यहीं पर एक क्वेश्चन मार्क उठाना चाहता हूँ कि मैं कितना सही हूँ अपने आप को एक रेफरेंस पॉइंट मानकर और पूरी दुनिया को गलत कहने के लिए, क्योंकि मेरा जो रेफरेंस पॉइंट है वो सैक्रोसेंट तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि भाई वो सबका माना हुआ है। हर इंसान के लिए अपना रेफरेंस पॉइंट अलग है। और झगड़ा कहाँ है? झगड़ा सिर्फ अपने अपने रेफरेंस पॉइंट्स का है। तो आशीष जी, आप एक बहुत खूबसूरत लेखक हैं, कवि हैं, और मैं समझता हूँ बहुत हद तक मनोवैज्ञानिक स्थितियों को भी आप अपने लेखों में समेट लेते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है विज़ हस्बैंड वाइफ रिलेशन? देखिए, मुझे लगता है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप प्रेम कर सकते हैं और प्रेम के बाद हस्बैंड वाइफ बनने का डिसीजन जिस दिन आप लेते हैं उस दिन आपको सोचना पड़ता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि प्रेम करने में अपने अपने घरों से निकल के आके किसी पॉइंट पे मिलना, अच्छी बातें करना, कुछ देर अच्छा समय पास कर लेना, ये एक बात है, ये एक बात है। लेकिन शादी करके उसी व्यक्ति के साथ निभाना ये दूसरी बात है। yes. और उस दूसरी बात में हम अकेले नहीं होते हैं। yes. हमारे साथ पूरा समाज जुड़ा होता है। लाइक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, पूरी दुनिया में भी आप जीते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुश्किल कहाँ आती है? हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं
और ईगो भी प्रॉब्लम नहीं है, दोनों अच्छे से वेल प्लेस्ड हैं, एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस भी नहीं करते हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर है, दोनों के अपनी अपनी फील्ड्स हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद गाड़ी पटरी पे सही सही चलती है? गाड़ी पटरी पर फिर भी सही सही नहीं चलती है, क्योंकि बहुत सारी नोशंस हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लाइक आप अगर मेल हैं तो आप ये समझते हैं कि आपकी वाइफ भले ही डॉक्टर है, लेकिन घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी ज्यादा है। ठीक है। आप चूंकि मेल है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है। अब सवाल ये है कि कम क्यों है? ये परंपरा ने हमें सिखाया है, कम से कम भारतीय समाज में। विदेश में ऐसा नहीं होगा, अमेरिका में ऐसा नहीं होगा, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होगा। और ये छोटी छोटी चीजें, इन बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटीज को कौन बियर करेगा, अगर पेरेंट्स हैं उनको कौन लुक आफ्टर करेगा, कौन सा काम किस वक्त पर होना चाहिए, उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को कौन लेगा, ये सारी चीजें कई बार यहाँ ईगो की बजाय एक कहना चाहिए प्रॉपर एडजस्टमेंट, एक फाइन ट्यूनिंग नहीं हो पाती, इसलिए चीजें थोड़ी इधर उधर चलती हैं। एक फैक्टर तो ये रहता है जिसकी वजह से कभी कभी हमारा विवाह, हमारी शादी मुश्किल में आती है। ये लगने लगता है आपको, आप एक दूसरे को ब्लेम नहीं करते, फिर भी आपको ये लगता है यार समझाना बड़ा मुश्किल है, इस घर को चलाना बड़ा मुश्किल है, हर चीज कुछ न कुछ मैं ठीक करता हूँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये हजारों पेड़ जो कतारों में दूर से खड़े नजर आते हैं, पास जाकर देखो तो इनमें भी फासले बहुत होते हैं। फासले भी बहुत हैं इनमें, और हवा इनको अलग अलग हिलाती है। ऐसा नहीं है कि एक साथ एक तरह से ही हिलते हो, इनकी सबकी रिदम, सबकी ट्यून अलग अलग है। तो ये मुश्किल आती है। मुझे लगता है ये एक बड़ा फैक्टर है। एक और बड़ा फैक्टर है हस्बैंड वाइफ के केस में। हस्बैंड वाइफ के केस में जब दोनों की पर्सनालिटीज इंडिपेंडेंट हैं, वहां ईगो की बजाय भी एक कहना चाहिए मेल सुपरमेसी रिलेटेड टू सेक्स, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पुरुष अपनी कमजोरियों को, अपनी चीजों को छुपा लेता है, अंडर कारपेट रखता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन चूंकि उसे एक विजन इस तरह का मिला है देखने का, वो जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, वो उसे हमेशा अंडर माइक्रोस्कोप रखता है। उसकी हर एक्टिविटी को समाज में वो पुरुषों के साथ कैसे मिल रही है, कैसे जा रही है, क्या कर रही है। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर वाइफ ये कहती है कि आज रात को हमारे यहाँ पार्टी है, हमारे सब कलीग्स होटल में मिलेंगे, तो हस्बैंड ये कहना नहीं बोलेगा यार 10 बजे तक लौट आना। क्यों 10 बजे तक लौट आना? अगर तुम्हारी पार्टी है तो तुम तो रात 1 बजे लौटोगे, मैं 10 बजे क्यों लौटाऊं? तो ये इस तरह की समस्याएं होती हैं जो बहुत छोटी हैं लेकिन होती हैं। क्योंकि विशिष्ट जी ने ये पॉइंट उठा लिया है, हमने इनिशियली ये सोचा था कि हम सिर्फ इसी एस्पेक्ट पे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे बात करेंगे। वीर जी ने उठा दूसरा एस्पेक्ट पिक कर लिया। इसमें हम इसके साथ जोड़ते हुए इस बात को आपसे जानना चाहेंगे कि इवन इन म्यूचुअल फिजिकल रिलेशंस husband wife they maintained ego as well। बिल्कुल। और उसका फिर हल क्या है? वहां पर भी देखिए एक चीज तो ये आती है कि जब हम फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं, तो वहां पर भी पर्सनालिटी डिफरेंसेस आते हैं। कैसे पर्सनालिटी डिफरेंसेस आते हैं? जैसे कुछ के लिए फिजिकल इंटीमेसी होना और प्यार होना, ये बहुत दोनों चीजें साथ हैं। जैसे क्या होगा कि कुछ क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये बोलते हैं कि सर हमारा तो इतना झगड़ा चल रहा है वाइफ के साथ, वो फिजिकल इंटीमेसी का तो मन ही नहीं करता, वो एक फीलिंग ही नहीं आती, वो एक दिमाग में विचार से ही नहीं आता। वाइफ का कहना ये होता है कि आप एक चीज बताइए, जैसे मुझे याद आ रहा है एक केस मेरे पास आया था, उनका साल भर की उनकी शादी थी और 8 महीने से उनका कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। वाइफ जो थी उनका ये कहना था कि जो है सर देखो, अगर ये मेरे साथ फिजिकली नहीं करेंगे इंटरेक्ट, तो मेरे को फिर किसी और के पास जाना पड़ेगा, फिर कल को ये ना बोले कि मैं एक कैरेक्टरलेस लेडी हूं। ठीक है। हस्बैंड का कहना ये था कि सर आपने सारी डिटेल्स नोट कर ली हैं और आप देखें तो हमारा 7 में से 6 दिन तो हम लड़ ही रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे फिजिकली इंटीमेट हो सकते हैं? राइट। अब वाइफ का जो लॉजिक था वो क्या था? वाइफ कहती है कि अच्छा ठीक है, हम लड़ाई होती है, हम बातचीत नहीं करते हैं, ब्रेकफास्ट मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ का ब्रेकफास्ट खाते हो नहीं खाते हो? ठीक है। लंच का डब्बा मैं पैक करके जाती हूँ, आप लेके जाते हो, डिनर मेरे हाथ का खा रहे हो। जब खाना मेरे हाथ का खा सकते हो लड़ाई के फेज में, तो हम सेक्स क्यों नहीं कर सकते?
हस्बैंड का जो कहना था वो ये कहना था कि अगर मैं अब एक रिलेशनशिप में प्यार ही नहीं है, then we cannot have it just like a mechanical act, right? अब इसमें पॉइंट ये आता है कि दोनों को लगता है कि मैं सही हूँ। मेरा कहना ये है कि ये भी हमारे बेसिक पर्सनालिटी डिफरेंसेस। वैसे दोनों ही सही हैं डॉक्टर साहब, दोनों ही सही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अपने पर्सनालिटी डिफरेंसेस हैं। जो एक्सट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट के लिए सेक्स नीड जो है वो अलग है, लव नीड जो है वो अलग है। इंट्रोवर्ट्स के लिए क्या होता है, उनके लिए सेक्स नीड तभी आगे पॉसिबल है जबकि उस रिलेशनशिप में प्यार है। ये उनकी बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पर्सनैलिटी जो बनती है वो हमारे जो बचपन से आज तक एक्सपीरियंसेस हैं उस हिसाब से हमारी बनती है। साइकिल्स भी अलग हो सकती हैं। जैसे एक्सट्रोवर्ट है वो पर डे साइकिल पर होगा, मतलब उसको फिजिकल इंटीमेट होना है तो हर रोज उसके लिए नॉर्मल है। इंट्रोवर्ट होगा तो उसके लिए समझ लीजिए 3 दिन साइकिल या 5 डेज साइकिल या 7 डेज साइकिल पे हो सकता है। अब नॉर्मली मेरे पास सिचुएशंस कैसी आती हैं, आप सोचिए कि एक वाइफ जो है वो एक्सट्रोवर्ट है, यानी उनको पर डे साइकिल, उनकी सेक्स नीड पर डे आती है, और हस्बैंड जो है वो इंट्रोवर्ट है, 3 दिन 5 दिन में आता है। दोनों जवान है, नई शादी हुई है। वाइफ का कहना यह है कि सर आप एक चीज बताइए कि जब मेरी इस एज में एक फिजिकल नीड है तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे हस्बैंड की फिजिकल नीड नहीं होगी? हम दोनों एक ही एज के हैं। अब वहां पे शक आ जाता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फिजिकल नीड जरूर पूरी करके आ रहे हैं, तभी वो मेरे साथ फिजिकल नीड पूरी नहीं करते। सो कई बार क्या होता है कि हमारे जो पर्सनैलिटी डिफरेंसेस हैं वो भी क्लैश का कारण इसलिए बनते हैं क्योंकि हम एक दूसरे की पर्सनालिटी को नहीं समझते हैं। मुझे लगता है कि जो मेरे साथ हो रहा है वही नेचुरल है और जो किसी दूसरे के साथ हो रहा है वो नेचुरल नहीं है। तो डॉक्टर साहब इसका तरीका तो यही है ना कि या तो हस्बैंड वाइफ आपस में एक दूसरे से खुल के बताएं कि भाई ये हमारी रिक्वायरमेंट है। यस। और वहां पर भी तो ईगो छोड़नी पड़ेगी ना ये बात कहने के लिए भी। और अदरवाइज यही सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट बनती है क्योंकि वो आपस में तो कन्वे नहीं कर पाते। तो ये तो चलो एक गुड चांस है कि आप जैसा कोई काउंसलर उनके सामने आ गया और वो कम से कम आपके सामने दोनों लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और कह पा रहे हैं। लेकिन बेस्ट वे तो ये है कि आफ्टर ऑल बीइंग हस्बैंड वाइफ they must convey to each other either through language or through gesture or with any media that this is their requirement and the other person should honor it accordingly. Right. कम्युनिकेशन तो देखिए हर चीज में बहुत इम्पोर्टेंट है रिलेशनशिप के अंदर। अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन होता कहाँ है, होता क्या है, हम इसको भी जानते हैं कि ईगो नहीं होना चाहिए। हम ये भी जानते हैं कि कम्युनिकेशन बढ़िया हो, हम ये भी जानते हैं अंडरस्टैंडिंग हो, केयरिंग हो, ये सारी क्वालिटीज हम जानते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपने पार्टनर से इन चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ जी प्रवीण जी, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए। मुकेश, मैं अगेन मेरे ख्याल आप लोग मेरे पॉइंट पर ही पहुंच गए हैं, ईगो पर। ईगो के अलावा डॉक्टर साहब एक पिक्चर हमने सबने देखी हुई, अभिमान, बहुत बढ़िया पिक्चर थी। उसमें अमिताभ बच्चन एंड जया बहादुर बोथ वर सिंगर्स, आपस में कंपटीशन किसी भी प्रोफेशन में। इफ दे आर, जैसे आपने कहा, वन इज इंजीनियर, वन इज डॉक्टर, अगेन कंपटीशन है, वन इज मोर सक्सेसफुल, वन इज लेस सक्सेसफुल, तो वहां भी कंपटीशन रहेगा। तो सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी। सेक्स वुड कम लेटर इन माय ओपिनियन। सेक्स प्रॉब्लम जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अ पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम। वो हर एक की डिफरेंट हो सकती है एंड प्रॉब्लम उसके आंसर डॉक्टर गुप्ता व्हेन दे मीट, दोस कपल मीट हिम, वन बाय वन आंसर हो सकता है। और एनीबडी कैन आंसर दैट, विशेषता भी दे सकते हैं आंसर, एनीबडी कैन गिव इफ ही और लिसन्स केयरफुली। सबसे पहले कंपटीशन छोड़िए, ईगो छोड़िए और प्यार मोहब्बत से पेश आए जितना भी टाइम आपको मिलता है। आई थिंक दैट वुड सॉल्व द प्रॉब्लम। Individually, I am not a sexologist, I am not a counselor, but in 1 or 2 cases, मैंने सेक्स प्रॉब्लम्स को पर्सनली हियरिंग देके उसको सॉल्व करा है। जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज थी, आई कुड अप्लाई दैट एंड दैट प्रॉब्लम वाज ओवर। सो एनीबडी कैन डू इट। राइट। तो विशेष जी,
योर एक्सपर्ट कमेंट्स। देखिए, अच्छे बच्चे तो कहीं भी मिल सकते हैं, यस, जिन्होंने आपकी बात मान ली हाँ, और चीजें ठीक हो गई। नहीं, मैंने बिगड़ाल भी ठीक करे अच्छे खिलाफ। चलिए, तब तो आप एक अच्छे काउंसलर हैं और लोगों को इस बात का बेनिफिट लेना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा बेनिफिट डॉक्टर गुप्ता सिंह है मेरे को मत कोट कीजिए। डॉक्टर गुप्ता अपने काम की फीस मांगेंगे, आप मुफ्त में देंगे। इसलिए आप इसे लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जी। मैं कहना ये चाहूंगा, इस तरह की सिचुएशन में ये सारी बातें ना होते हुए भी बहुत कुछ होता है। सवाल मतलब मेरे लिए ये लगता है कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो बहुत बार बड़ी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, एक दूसरे के सामने रो भी लेते हैं, एक दूसरे को अपनी बात भी कह लेते हैं, ईगो को भी दरकिनार कर देते हैं। लेकिन मुश्किल यही होती है कि जो एक हमारे यहाँ हरियाणा में कहावत है ना, पतनाला फिर भी वहीं गिरता है। वो उतनी देर के लिए सब कुछ होता है जितनी देर के लिए उन्हें लगता है इस समस्या का हल इस तरह से हम निकाल लें। जैसे ही उस डिस्कशन का खात्मा होता है, वो चीजें सारी लौट के फिर वहीं चली जाती हैं। फिर से लड़ते हैं अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे, उनका तरीका वही होता है। दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा जो बीच में आई, हर आदमी की अपनी एक नीड भी डिफरेंट होती है। आपने फिजिकल रिलेशंस की बात की, इसमें एक बड़ा भारी फैक्टर ये है, महिलाओं के लिए फिजिकल रिलेशनशिप से ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप माने रखती है। वो ये कहती है फिजिकली हम एक दूसरे से मिले ना मिले, कम से कम एक हग मिले, एक इस तरह का स्पर्श मिले, एक वो सुख मिले कि मुझे ये एहसास हो कि कोई मेरा है। पुरुष के लिए क्या है, पुरुष के लिए समटाइम्स ऐसा भी केस जैसा आपने बताया जो ये फील करता है कि इमोशनली वो जुड़ता है, ऐसे लोग भी होते हैं। लेकिन अधिकांशतः पुरुष इस स्थिति में होते हैं पूरे अपने दिन भर की भागदौड़ के बाद, उनके लिए वो रिलेशनशिप एक अपनी थकावट मिटाने का या मतलब एक युद्ध है, एक लड़ाई है जिसमें उसे जीतना है और सो जाना है। तो ये फैक्टर्स भी हैं जिन फैक्टर्स को मैं समझता हूँ गंभीरता से समझना चाहिए। ईगो है, ईगो अपनी जगह पे है, लेकिन उसके अलावा भी जीवन जीते हुए बहुत सारी हर्डल्स हैं जो जिनको समझना, जिनको एसरटेन करना बड़ा मुश्किल है। और ये रिलेशनशिप लगातार सदियों से ऐसे ही चलती आई है और ऐसे ही चलती रहती है। मैं अपने व्यूअर्स को एक छोटी सी पिक्चर का नाम देना पसंद करूंगा। एक पिक्चर थी छोटी सी बात, अमोल पालेकर और विजय सिन्हा की, जिसमें आपस में झगड़ा रहता है। अल्टीमेटली निचोड़ क्या निकलता है कि जब हस्बैंड घर आता है कमा धल के और वो सारा दिन अपनी ईगो मारता है, कभी बॉस के सामने, कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने। जब घर अंदर एंटर होता है वो ये सोचता है कि ये घर है जहाँ मेरे को भरपूर इज्जत मिलेगी, और जहाँ उसको झटका लगता है, उसको इज्जत नहीं मिलती, तो झगड़ा शुरू होता है। तो उस पिक्चर का निचोड़ यही था, एटलीस्ट उसको कंफर्टेबल रखिए घर में व्हेन ही एंटर्स। ये बात तो महिला भी सोच सकती है ना, उसे भी कंफर्टेबल रखिए ना। नहीं, मतलब आदमी जो भी बाहर से आया है थक के तो वही आया ना। आज तो दोनों आ रहे हैं ना बाहर से। आज तो दोनों आ रहे हैं, दैट डिपेंड्स। अरे भाई, हाउसवाइफ की प्रॉब्लम है, वो भी ये कहती है कि तुम बाहर चले जाते हो, मुझे घर के कितने काम देखने होते हैं, तुमने मुझे बेकार क्यों मान लिया है, मैं घर में रहकर तुमसे ज्यादा काम करती हूँ, मैं भी थकती हूँ, मेरा भी शरीर है। तो डॉक्टर पंकज गुप्ता, आई थिंक as expected, this is an endless discussion in which all of us we can have a good viewpoint. तो आज के keeping in view the time which is with us, मैं चाहूँगा कि इसको आप conclude करें ताकि अगले बैठक में हम इसी के कोई और पहलू के ऊपर बात करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जो अभी हमारे डिस्कशंस में भी निकल कर आई है जी। पहले अगर हम आज से 25 साल 30 साल पुरानी शादियों की अगर हम बात करते हैं जी, उस टाइम पर एक पैटर्न बना हुआ था जहाँ पर मैन को सुपीरियर और वुमेन एक लोअर हिरार्की में मानी जाती थी। वो एक सोशल पैटर्न था, गलत था, सही था, पता नहीं, लेकिन था। आज जो है अब वो पैटर्न्स एक्चुअली टूट रहे हैं। आज दोनों ही ऑफिस के लिए, काम के लिए जा रहे हैं, दोनों के ही पास अपना स्ट्रेस है, वर्क स्ट्रेस, प्रोफेशनल स्ट्रेस सभी तरह से है। तो अब हमें चीज़ों को एक टीम के हिसाब से देखना पड़ेगा
अगर हम किसी एक ऐसी मान्यता के हिसाब से चलते हैं कि आदमी को ऐसा करना है या नहीं करना है, या लेडी को ये करना है नहीं करना, आज वो मान्यताएं नहीं चल पाएंगी। हमें सिर्फ देखना पड़ेगा, मैं आज जो बाइफरकेट करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ बेस्ड ऑन दी पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज के कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के भी कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं। अगर हम एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं तो हम एक दूसरे के पॉजिटिव्स को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल लेकर बना सकते हैं। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल नहीं बनाते हैं जहाँ पे मैं बेटर हूँ वहाँ पे मैं दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता हूँ, जहाँ दूसरा बेटर है वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है। हम दूसरे की जो डिफरेंसेस हैं हम उनको काट रहे हैं आज जी, चाहे हम पुरानी वैल्यूज की वजह से काट रहे हो, चाहे अपनी अंडरस्टैंडिंग की वजह से काट रहे हो, लेकिन हम काट रहे हैं। एक नई नजर से अगर हम रिलेशनशिप को बनाएं और हम ये देखें कि हम दोनों में डिफरेंसेस हैं और वो होंगे जी, हम कैसे उन डिफरेंसेस को एक बढ़िया कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल बना सकते हैं। जैसे हमेशा एग्जांपल देता हूँ, जब हस्बैंड वाइफ आते हैं और रिलेशनशिप होते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि आपको मालूम है दोनों को बच्चा कैसे पैदा करना है, आपने कैसे बच्चा पैदा किया। एक मेल बॉडी है, एक फीमेल बॉडी है, दोनों डिफरेंट है फिजिकल लेवल पे, आपने उन डिफरेंसेस को कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से इस्तेमाल किया और एक नई जीवन को आपने एक जन्म दे दिया, एक नए बच्चे को आपने जन्म दे दिया। बहुत अच्छा। अगर हम इसी तरह से अपने इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस को, अपने इमोशनल डिफरेंसेस को भी समझकर और एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल बनाकर अगर हम काम करें तो हम एक इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल एक बहुत बढ़िया एक रिलेशनशिप हम एक बना सकते हैं। बहुत सुंदर जी। तो डॉक्टर साहब, आपके इस बहुत सुंदर उदाहरण के बाद हम आज की इस बातचीत को यही समाप्त करते हैं और प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब अभी इसके ऊपर और बात करें और नेक्स्ट वीक में हम पुनः इसके ऊपर चर्चा करेंगे और हर एक पर्सपेक्टिव को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, बिफोर वी एंड दिस, मैं भी एक फिल्म का डायलॉग मुझे भी याद आता है जी, प्रवीण बताएंगे वो फिल्म कौन सी है, कि तुम हमारी तारीफ करो और हम आपकी तारीफ करें, इससे अच्छा जीने का और तरीका हो नहीं सकता। तो ऑडियंसेस, ये पिक्चर है उपकार, मनोज कुमार आशावारी की। हम लोग पुराने आदमी हैं, हम लोग पुरानी पिक्चरों के नाम लेते रहेंगे, पर हमारे नाम लेने से फायदा नहीं। आप कृपया इन पिक्चरों को देखिए और जीवन की उलझनों को सुलझाइए। आपको डॉक्टर पंकज की हेल्प की जहां जरूरत होगी, ही हेल्प। यस, थैंक यू वेरी मच। आज इसी पे समाप्ति करते हैं और आप सबका आभार।